नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे नर्मदापुरम से बड़ी खबर की, जहां बागरा तवा में उल्टी दस्त की शिकायत का मामला सामने आया है। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 3 लोगों की मौत हुई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए। मौके पर कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर उल्टी दस्त के चलते नर्मदापुरम के बागबारा में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बागरा तवा में उल्टी दस्त की शिकायत के चलते 3 लोगों की मौत हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए हैं। तो दूषित पानी की समस्या क्षेत्र में हमेशा से रहती आ रही है और इसके लिए कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन अच्छा पानी अभी तक मुहैया नहीं हो पाया है। दूषित पानी पीना मजबूरी भी है और दूषित पानी पीने की वजह से नर्मदापुरम के बागरा तवा में उल्टी दस्त की शिकायत से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए। मौके पर कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है। पूरे मामले की जांच कर रही है। पानी की जांच हो रही, खासतौर पर कि पानी किस गुणवत्ता का है, पानी कैसा है जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और लोगों की मौत भी हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र कौरव जुड़ गए। शैलेंद्र, दूषित पानी पीने की वजह से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। दर्जनों बीमार बताए जा रहे हैं और क्या कुछ जानकारी? शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, कलेक्टर मौके पर पहुंचे थे। जी, बागरा तवा का पूरा मामला है। डायरिया की शिकायत के बाद 3 लोगों की मौत हुई है और 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो दूषित पानी पीने से बीमार हुए हैं। फिलहाल कलेक्टर नीरज सिंह सहित अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर है, जो डोर टू डोर सर्वे कर रही है और पीएचई ने पानी के सैंपल भी लिए हैं। स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि जो पाइपलाइन थी उसमें कोई लीकेज था और उसकी वजह से दूषित पानी लोगों के घरों तक पहुंचा है और जिसे पीने के बाद लोगों का अचानक तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच कर रही है और पीएचई ने सैंपल लिए हैं। जो अन्य लोग थे, करीब 14 लोग थे जिनका स्वास्थ्य और बिगड़ा था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए। तो फिलहाल अन्य लोगों को भी हॉस्पिटल भर्ती किया गया था, तो उनकी हालत ठीक है, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। 3 लोगों की मौत हो गई है दूषित पानी पीने की वजह से। कलेक्टर मौके पर जांच करने पहुंचे। खबर भोपाल से है, जहां बीटेक स्टूडेंट निशांक की मौत का मामला साइबर पुलिस की रिपोर्ट से खुलासा होगा। आज साइबर पुलिस एसआईटी को सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट, जहां साइबर पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप के 3 महीने के डाटा का एनालिसिस किया। मौत से पहले की गई निशांक की संदिग्ध पोस्ट के लिखने, सोचने, भाषा, शब्दों के तरीके के बिंदु पर जांच रिपोर्ट तैयार। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, जहां एसआईटी की जांच में मल्टीपल लोन की बात सामने आई है। निशांक ने कई जगहों से ले रखा था लोन। मोबाइल और लैपटॉप की प्राथमिक जांच से जानकारी मिली है निशांक ने चाइनीज ऐप से भी लोन लिया था। करीब 10 दोस्तों से इसने कर्ज ले रखा था। तो आप ये देखिए कि निशांत की मौत के जो कारण हैं वो सामने आ रहे हैं। अब बीटेक स्टूडेंट निशांत की मौत के मामले में साइबर पुलिस की रिपोर्ट से खुलासा होगा। आज साइबर पुलिस एसआईटी को सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। साइबर पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप के 3 महीने के डाटा का एनालिसिस किया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, साइबर पुलिस की रिपोर्ट से आज खुलासा होने वाला है। जानकारी ये भी है कि चाइनीज ऐप के जरिए भी निशांक ने लोन लिया हुआ था। बिल्कुल रीनू, देखिए कई तरह की अहम जानकारियां जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से व्हाट्सएप के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए निशांक के मोबाइल से जो पोस्ट डाले गए थे, जो मैसेज भेजे गए थे, उन तमाम मैसेज की पड़ताल साइबर टीम ने की है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें ये पता चला है कि कई तरह के लोन जो है अलग अलग तरीके से जो है निशांक ने लेकर रखे थे। अपने दोस्तों से भी निशांक ने लोन ले रखे थे, उनकी संख्या भी 10 के करीब निकल कर आई है। और इसके अलावा एक और अहम जानकारी जो है साइबर पुलिस को मिली है कि चाइनीज़ ऐप के ज़रिए भी निशांक ने जो है कर्ज लिया था। तो इन तमाम बातों की पड़ताल साइबर टीम ने की है और बीते 3 महीनों का डाटा खंगाला गया है। लैपटॉप के जरिए और मोबाइल के जरिए जितना डाटा था
जो सेव डाटा था और जो रिकवर किया हुआ डाटा था उसके जरिए कई तरह की जानकारी साइबर की टीम को हाथ लगी। और अब इस जानकारी को जो एसआईटी गठित है, 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था, उस टीम को ये पूरी जानकारी दी जाएगी। तो कई तरह की अहम जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो मैसेज सिर तन से जुदा वाला जो मैसेज था, उसकी भाषा, लिखने का तरीका और उसकी सोच की पड़ताल भी साइबर की टीम की तरफ से की गई है। और वो किस दशा या दिशा में की गई होगी, उसको लेकर भी पड़ताल की गई है। उसका खुलासा होना बेहद जरूरी है कि निशांक वाकई में खुद उसने ये मैसेज लिखकर अपने परिवार और अपने दोस्तों को भेजा था, या फिर किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा ये किया गया था। इस बात की पड़ताल भी साइबर टीम के द्वारा की गई है। तो इन तमाम पहलुओं की जो जांच हुई है, उसकी रिपोर्ट जो है आज एसआईटी को सौंपी जाएगी और उसके बाद पूरी तस्वीर साफ होगी कि वाकई में ये सुसाइड का मामला है या फिर सिर तन से जुदा वाला जो मैसेज था उसके पीछे किसी और का हाथ है। इन तमाम बातों का खुलासा आज होने की उम्मीद है। रीनू जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुराग। तो इस तरीके से कई सारे बिंदु हैं जिनको प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए जो शब्द हैं, भाषा शैली है, किस तरीके की लिखावट है, इन तमाम पहलुओं की जांच अब की जानी है। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने 8 अगस्त को बनारस स्थित ज्ञानवापी में शिवलिंग का जलाभिषेक करने की घोषणा की है। जबलपुर पहुंची हिमांगी सखी ने कहा कि सावन में जलाभिषेक नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मैं अर्धनारीश्वर भगवान अर्धनारीश्वर का अभिषेक नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मुझे जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है। आपको बता दें कि महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मूलतः मुंबई की रहने वाली हैं। माता पिता के निधन और बहन की शादी के बाद वे वृंदावन चली गई। गुरु के शरण में रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया, फिर गुरु आज्ञा पर धर्म का प्रचार करने वृंदावन छोड़कर मुंबई चली गई। मुंबई में उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन धर्म में ही मन रमा रहा। बाद में सब कुछ छोड़कर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गई। हम किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी श्रावण के आखिरी सोमवार 8 अगस्त को हम विश्वेश्वर महादेव, काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी पे आके जलाभिषेक करने की हम घोषणा करते हैं, चाहे अब उसके लिए हमारी जान भी क्यों न चली जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए। प्रतीक, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन वे जलाभिषेक जरूर करेंगी। वो नहीं करेंगी तो और कौन करेगा, ये कहना है हिमांगी सखी का। और उन्होंने ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ठान लिया है कि वे जरूर जलाभिषेक करेंगे ज्ञानवापी पहुंचकर। देखिए बिल्कुल रीनू, आस्था जुड़ा हुआ केंद्र है और ज्ञानवापी में हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई हैं, चूंकि अरसे बाद ये प्रमाणित हुआ कि वहां शिवलिंग पाया गया। बहरहाल पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। हिमांगी सखी जी जो कि किन्नर महामंडलेश्वर है, लगभग 50 से ज्यादा देशों में वो भागवत कथा का वाचन भी कर चुकी हैं। पहली किन्नर भागवताचार्य भी का भी दर्जा उन्हें मिला हुआ है। इस लिहाज से उनका ये बयान, चूंकि संस्कारधानी उनका आगमन हुआ, उन्होंने ये ऐलान किया है कि सावन के आखिरी सोमवार यानी 8 अगस्त को न केवल वो बल्कि और उनके किन्नर साथी और साथ साथ बड़ी संख्या में जो संत होंगे वो हरिद्वार पहुंचेंगे और फिर गंगा जल लेकर के कावड़ यात्रा के रूप में ज्ञानव्यापी शिवलिंग के जो मंदिर है उस ओर वो कूच करेंगे। बहरहाल प्रशासन ने वहां अनुमति देने से इनकार किया है। इस बीच क्या माहौल निर्मित होगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल उनके इस ऐलान से सरगर्मियां बढ़ गई हैं। प्रशासन की चिंताएं भी वहां बेशक बढ़ गई होंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कूच करने का जो ऐलान है वो महामंडलेश्वर हिमांगी सखी द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो बेशक कितनी वो कामयाब हो पाएंगी ये देखना होगा। इस बीच ये भी बात उन्होंने कही है कि चूंकि वो अर्धनारीश्वर है और भगवान भोलेनाथ को भी अर्धनारीश्वर कहा जाता है, ऐसे में अगर उन्हें अनुमति नहीं मिली तो पहले तो वो बाहर बैठ के ही धरना देंगी और अंत में वो खुद का अभिषेक कर लेंगी। लेकिन जो भी हो, उन्होंने कहीं ना कहीं ठान के रखा है कि वो ज्ञान व्यापी तो कूच करेंगी और इस लिहाज से जो उनका मूल प्रण है वो है जलाभिषेक करने का। इस बीच कितनी बाधाएं आती हैं ये देखना होगा, लेकिन उनका ये जो ऐलान है वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ भी कहा जा सकता है और इसके साथ ही साथ हिंदू भी जो है बड़ी संख्या में उनके साथ कूच करेंगे, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रतीक, जाहिर सी बात है कि इसके बाद से चूंकि पूरा मामला अभी विचाराधीन है, अभी सुनवाई लगातार चल रही है, लंबित है पूरा मामला कोर्ट में, और उसके बाद यदि इस तरीके के हालात बनते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाने भी बहुत जरूरी होगा। चूंकि भावनाओं की बात आ जाती है, आस्था की बात आ जाती है, तो इस दौरान बहुत हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। प्रतीक,
देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेशक बनेगी रीनू, जो कि दो धर्मों का मसला जुड़ा हुआ है, वहां पे एक धर्म विशेष के लोग भी सम्मिलित होते हैं, ऐसे में हिंदू भी अगर वहां पर जाते हैं और इस बीच क्या माहौल निर्मित होता है, ये प्रशासन इसको लेकर के चिंता करेगा। लेकिन फिलहाल की जो कानूनी स्थिति है तो वो फिलहाल अनुमति नहीं देती है। इस बीच हिमांगी सखी जी का ये ऐलान कितना कारगर हो पाएगा, वो कितना इसमें पूर्ण हो पाएंगी, इस पे प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन फिर भी फिलहाल जो ऐलान उनका है वो खासी चर्चाओं में है। बिल्कुल, देखना है कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो अब हिमांगी सखी ने ठान लिया है कि वे जल अभिषेक जरूर करेंगी, लेकिन इस दौरान क्या स्थितियां बनती हैं ये भी अब देखने वाली बात होगी। अगली खबर है बिलासपुर से, जहां मानव तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ। बिलासपुर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, हावड़ा मुंबई एलटीटी एक्सप्रेस में मानव तस्करी का खुलासा हुआ है। झारखंड से कर्नाटक ले जाए जा रहे 6 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। बच्चों को बाल कल्याण विभाग समिति के हवाले किया गया है और मजदूरी कराने ले जाया जा रहा था कर्नाटक। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की और 6 बच्चों को पकड़ा है। इन बच्चों को कर्नाटक लेकर जाया जा रहा था और इसी बीच आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ लिया है और मानव तस्करी का एक बड़ा खुलासा हुआ है। संवाददाता विनोद जुड़ गए। विनोद, एक बड़ा खुलासा मानव तस्करी का हुआ है, 6 बच्चे आरपीएफ की टीम ने पकड़े हैं। देखिए, सबसे चिंताजनक बात अब ये हो गई है रीनू की पहले जो आदिवासी बाहुल इलाका सरगुजा हुआ करता था, वहां पर इस तरह की बातें सामने आती थी कि जसपुर बेल्ट जो है वो अलग अलग इलाकों से जुड़ा हुआ था और वहां पर ह्यूमन तस्करी की बातें आती थी। लेकिन अब बिलासपुर भी उसमें शामिल हो गया है और रेलवे स्टेशन जो एक सबसे बड़ा स्टेशन बन गया, सेंट्रल पॉइंट बन गया और उसी के लिहाज से आरपीएफ जो है पिछले कुछ समय से नन्हे फरिश्ते का अभियान चला रही है। और हुआ भी यही कि कल जब मुंबई हावड़ा स्पेशल ट्रेन में जो एलटीटी स्पेशल ट्रेन है उसमें चेकिंग कर रहे थे आरपीएफ के स्टाफ, तब उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था मिला। उनके साथ 6 नाबालिग थे। जब बच्चों से पूछताछ की गई तो पता चला कि वो झारखंड के रहने वाले हैं और मजदूरी करने के लिए कर्नाटक जा रहे हैं। उसके बाद उनको बिलासपुर में उतारा गया, उनसे पूरी जानकारी ली गई और जो शख्स है जो लेके जा रहा था तस्कर, वो भी झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है गेवापुरी का, उसे भी हिरासत में लिया है। बाद में जो बाल कल्याण समिति उसलापुर में है उनके हवाले नाबालिग बच्चों को किया गया है। उनके परिजनों को आज बुलाया जाएगा और समझाइश देकर उन्हें वापस घर भेजा जाएगा। लेकिन लगातार जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं कि अब जो न्यायस्थानी का बिलासपुर स्टेशन है, यहाँ से जो गाड़ियां गुजर रही स्पेशल, उसमें इस तरह की बातें सामने आ रही। कुछ महीने पहले भी ऐसे ही एक बड़े गिरोह को पकड़ा था, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों को बाहर ले जाया जा रहा था मजदूरी के लिए। एक बड़ी चिंता है और उसी लिहाज से ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है आरपीएफ चला रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। तो आरपीएफ नन्हे फरिश्ते अभियान चला रहा है, उसके तहत 6 बच्चों को पकड़ा गया है। मामले की पूरी जांच चल रही है और क्या और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है, इस लिहाज से भी जांच आरपीएफ की टीम कर रही है। छत्तीसगढ़ में विपक्ष की ओर से लाए गए विश्वास प्रस्ताव गिर गया। 10 घंटे से अधिक देर तक चली मैराथन चर्चा के बाद देर रात जब विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इसे ध्वनि मत से नामंजूर कर दिया गया, जिसके बाद सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए उस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लेकिन विपक्ष पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में बदलाव ला रही है, हमने गढ़बो नवत छत्तीसगढ़ का नारा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष हमें हमारा वादा याद दिला रहा है। 15 साल से ये लोग सत्ता में रहे, लेकिन ये लोग आम लोगों की इच्छा, लोगों के सपनों को समझ नहीं पाए। ये अपना वादा तक पूरा नहीं कर सके, लेकिन ये हमें आज हमारा वादा याद दिला रहे हैं। विपक्ष केवल अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, जो अधिकार उनको मिला हुआ है, और उसी तहत अविश्वास प्रस्ताव आएगा। कोई सामने नहीं आया तो बहुत ही लचर, निराशाजनक उनका अविश्वास प्रस्ताव। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर कहा कि हमें पता था कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, बावजूद इसके हमने सरकार की वादा खिलाफी के मुद्दे को जोरदार ढंग से सदन में उठाया। पहले से मालूम था कि संख्या बल हमारे पास में नहीं है, लेकिन 3.5 साल के सरकार के जो कारगुजारी है, ये जरूरी है उस पर चर्चा करना, और जिस प्रकार से जनता के सामने उनका विश्वास खत्म हुआ है। हम लोगों ने जो आरोप लगाए उस आरोप का जवाब नहीं आया। हम तो समझ रहे थे कि जो आरोप लगाए हैं उसके जवाब आएंगे और मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे करके।
छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरेली तिहार कृषि उपकरणों और गाय बैलों की करते हैं पूजा अर्चना, अच्छे फसल और खुशहाली की कामना की जाती है। हरेली से होती है छत्तीसगढ़ में त्योहारों की शुरुआत। हरेली तिहार पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सीएम हाउस में हरेली तिहार पर कृषि सम्मेलन, महतारी न्याय रथ का शुभारंभ करेंगे सीएम। महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य महिला आयोग की नई पहल, आज से गौमूत्र की खरीदी भी शुरू की जाएगी। 4 रुपए प्रति किलो शुरू की जाएगी खरीदी। गौमूत्र खरीदी की सीएम भूपेश बघेल शुभारंभ करेंगे। दुर्ग के करसा गौठान से शुभारंभ होगा। रायपुर में नवा और बड़गांव से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत होगी। पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ का हमारा पहला त्यौहार और हम सब लोग हर्षोल्लास से इसे मनाते हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, बच्चे हो, तो सबको बधाई। 2 साल पहले हमने गोबर खरीदी की शुरुआत की थी, अभी सरेली में गौमूत्र भी खरीदने की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो सभी को, प्रदेशवासियों को हरेली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। गाड़ा गाड़ा बधाई हरेली त्यौहार। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां जनपद पंचायतों के नतीजों पर सीएम की नजर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस से रखेंगे नजर। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बीजेपी ऑफिस से रखेंगे नजर। पहले चरण में 170 जनपदों में से 121 पर कब्जे का बीजेपी ने दावा किया है। आज 143 जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से, जहां पर आज चुनाव होना है। जनपद पंचायतों के खबरों पर सीएम की लगातार नजर है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ऑफिस से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी नजर बनाए रखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि पहले चरण में बीजेपी ने अच्छा खासा कब्जा जमाया, अब दूसरे चरण की तैयारी भी मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद कर रहे हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज 143 जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। शैलेंद्र, बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से जनपद सदस्यों के नतीजे जब आए थे तो उस दौरान बीजेपी ने यह दावा किया था कि लगभग 90% जो सदस्य जीतकर आए हैं वो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, क्योंकि जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो सिंबल पर नहीं होते हैं बल्कि इंडिविजुअल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी राजनीतिक दल के साथ ताल्लुक जरूर रखते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी ने यह दावा किया था कि 90% से अधिक सदस्य उनकी पार्टी के जीत कर आए और उसका कुछ न कुछ असर जो है वो कल देखने को भी मिला। जिस तरीके से कल मध्य प्रदेश के 170 जनपद पंचायतों में चुनाव हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, उसमें से 121 जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का दावा जो है बीजेपी की तरफ से किया गया और वहीं 43 जो अध्यक्ष है वो कांग्रेस के खाते में गए। और आज जो है 143 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सा दल आज जो दूसरा दौर का है उसमें कौन बाजी मारता है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस से पूरी तरीके से इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष जो बीडी शर्मा संगठन के लिहाज से बीजेपी कार्यालय से ही नजर बनाए हुए। जिस तरीके से हमने ये देखा था कि पिछले 2 दिन लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न जो नवनिर्वाचित जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य थे उनको अपने आवास पर बुलाया था और उनसे बाकायदा बातचीत भी की थी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि उनको सलाह दी गई थी किस तरीके से मतदान करना है और किसी भी हालात में हमको बीजेपी को यानी जनपद अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष पर अपना कब्जा करना है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2023 में मध्य प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव और ऐसे में अगर जिसकी भी गांव सरकार पर अपनी पकड़ होगी या जिसकी गांव सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं उसका सीधा फायदा 2023 के चुनाव में मिलेगा। और यही कारण है कि दोनों ही राजनीतिक दल गाँव की सरकार में पूरा दमखम आजमा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस जो है फिलहाल जो है पिछड़ती नजर आ रही है, लेकिन आज जो 43 जनपद पंचायतों के नतीजे आएंगे उसके बाद देखना होगा कि आखिर किसके खाते में कितने जनपद अध्यक्ष के पद जाते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यही है कि आखिरकार कितनी जनपद पंचायतें पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान कितनी बीजेपी के खाते में जाती हैं और कितनी कांग्रेस के खाते में जाती हैं। अगली खबर है, गुना में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के बाद आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का ऐलान होगा। आरोन जनपद पंचायत और चाचौड़ा जनपद पंचायत के अध्यक्ष के नामों के ऐलान के चलते चाचौड़ा और आरोन में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।
तो ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिए जहां गुना में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के बाद आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का ऐलान किया जाएगा। खबर जगदलपुर से है जहां पर महारानी हॉस्पिटल में बड़ा हादसा हुआ। खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। गैस कटर से गाड़ी काटने के दौरान हादसा हुआ। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही इस दौरान सामने आई है। तो महारानी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। आप देखिए तस्वीरें भी जहां पर आग लगी, खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। गैस कटर से गाड़ी काटने के दौरान आग लग गई और आग देखते ही देखते फैल गई। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर है जगदलपुर से, महारानी हॉस्पिटल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें भी आप देखिए जहां पूरी जगह आपको काला धुआं नजर आएगा। गाड़ियों में आग लग गई। खड़ी गाड़ियों में आग लगने का कारण है कि गैस कटर से गाड़ी काटा जा रहा था, गाड़ी काटी जा रही थी और इसी दौरान आग लग गई। अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जगदलपुर से। तो ये जो गाड़ियां हैं ये पुरानी एम्बुलेंस गाड़ियां हैं जिनमें आग लगी और अचानक आग लगने से अफरा तफरी भी मच गई और जाहिर सी बात है आसपास के जो लोग थे वो डर के मारे यहां वहां भागने लगे। कई वाहन भी इसकी चपेट में आ सकते थे। महारानी अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है। पास में और भी रहवासी इलाका है, आग फैल भी सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था। गैस कटर से गाड़ी काटने के दौरान यह हादसा हुआ जहां पर आग लग गई। बड़ी खबर है जगदलपुर से। तो अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आप ये देखिए कि यहां पर एम्बुलेंस कबाड़ी एम्बुलेंस यहां पर खड़ी हुई थी और इनका संचालन नहीं होता है और इसमें आग लग गई। बैतूल में मुल्ताई के अमरावती रोड के पास जोरदार बारिश के बाद एक बोरवेल से जलधारा फूट पड़ी। किसान के खेत में 1000 फीट गहरा ये बोरवेल 3 महीने पहले सूख चुका था और किसान भी इससे पानी निकलने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन इलाके में जोरदार बारिश के चलते नदी, तालाब और डैम पानी से लबालब भर गए। बोरवेल भी रिचार्ज हो गया और उसमें से इस समय जलधारा फूट पड़ी है।